हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है इज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में 30% मिनरल इंटेक का शेयर लेता है टोटल मिनरल इंटेक में से। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में होता है। कितनी बड़ी मात्रा में होता है? तो ये करीबन 600 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर होता है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ मिनरल। फास्फोरस जो है वो एक मैक्रो मिनरल का टाइप है और फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में टीथ और बोन डेवलपमेंट के लिए भी प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। ऐसा तो फास्फोरस के काफ़ी प्रकार के फंक्शन हैं, लेकिन आज हम ऐसे फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो प्राइमरी तौर से फास्फोरस करता है। जैसे कि हमने ऊपर बात की, बोन और टीथ डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस इज अ प्राइमरी इंग्रेडिएंट लाइक कैल्शियम। दूसरा, ये हमारी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल का एसिड बेस बैलेंस 7 to 9 के बीच में होना चाहिए और फास्फोरस हेल्प अस टू डू दैट। फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी करता है। तो अगर आपका अपना मेटाबॉलिक रेट यहाँ से यहाँ मतलब टॉप पर पहुँचाना है तो स्पेशली फास्फोरस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर के वर्क भी करता है, मतलब सेल को डेवलप करना, सेल को अगर डेथ हो चुका है तो सेल को रिमूव करना, ऐसे सारे फंक्शन भी फास्फोरस हमारी बॉडी में करता है। फास्फोरस हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का, डीएनए आरएनए सिंथेसिस का और एंजाइमेटिक रेगुलेशन करने का काम भी करता है। एंजाइमेटिक रेगुलेशन वर्ड हम विटामिन चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें पता है कि एंजाइम ऐसी किक स्टार्टर्स होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट निकालने के लिए बहुत काम में आते हैं। अगर वो एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ऐसा तो फास्फोरस हमें एनिमल बेस्ड एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन मिल जाता है, लेकिन इसके प्राइमरी अबंडेंट सोर्सेज कौन से हैं मैं आपको आज वो भी बताने वाला हूँ। फास्फोरस हमें जनरली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में से, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट अगर देखिए तो उसमें से लिग्यूम्स, स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल्स में से। इसके अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स देखिए तो मीट, फिश, पोल्ट्री मतलब चिकन और एग्स में से, इन सारे सोर्सेज से मिल जाता है। फास्फोरस हमें ग्रेन्स मतलब धान्य जो है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो इसी वजह से फास्फोरस की डेफिशिएंसी थोड़ी अनकॉमन होती है और हमने कभी फास्फोरस के डेफिशिएंसी के टेस्ट नहीं किए होंगे, बिकॉज फास्फोरस ऑलमोस्ट सभी चीज़ों से मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं फास्फोरस का रिफिलमेंट दिन भर में मिल जाता है। वैसे तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखना चालू होते हैं वो बात करते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में मसल वीकनेस, मसल क्रैम्पिंग, कभी कभी बॉडी एक और बॉडी पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि ऑस्टियोकैलेमिया, रिकेट्स, अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स जैसे कि नमनेस एंड टिंगलिंग हमारे लेग्स के अंदर, हमारे हैंड्स के अंदर ये भी होना कॉमन है। ऑल्सो इसकी वजह से डिफ़िकल्टी थ्रू वॉकिंग मतलब चलने में अगर आपको थकान बहुत लगती है, आपके लेग्स में वीकनेस लगती है, तो ये भी एक छोटा सिम्टम है फास्फोरस डेफिशिएंसी का। वैसे तो जैसे इसकी डेफिशिएंसी बहुत अनकॉमन है, इसी तरह से टॉक्सिसिटी भी बहुत अनकॉमन है। तो अगर आपको फास्फोरस टॉक्सिसिटी हो जाती है तो जनरली 20 to 30% केसेस में आपको हाइपर फॉस्फेटमिया है, मतलब फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाना, कि जो नोजिया वॉमिटिंग के जरिए आपको पता चलती है और थोड़े दिनों के अंदर वो बैक टू द नॉर्मल हो जाती है। बस आपको फास्फोरस वाली चीज़ें थोड़ी सी कम खानी है। इसके अलावा अगर बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो लीवर डैमेज एंड किडनी डैमेज होने के चांसेस है, बिकॉज लीवर एंड किडनी के अंदर इसका सिंथेसाइज होता है और अगर ये बढ़ जाता है तो लीवर और किडनी इसे बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाते और इससे जो ज़रूरी टॉक्सिक वेस्ट है वो निकाल नहीं पाते। तो अगर इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो अगेन लीवर एंड किडनी डैमेज होने के चांसेस है। वैसे तो अगर देखें तो इसकी टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी बहुत अनकॉमन है, इसी वजह से इसका डाइटरी रेकमेंडेड अलाउंसेस जो है RDA वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली कोई भी केस के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आती है
तो डॉक्टर उसे फर्स्ट कंसल्ट करेंगे, उसके बाद वो आपके पास आएंगे जब वो ठीक हो चुके हैं। तो जनरली कैल्शियम बेस्ड फूड, ग्रेन बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट सभी से ये मिलता है। इस वजह से इसका आरडीए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको इसका आरडीए याद रखना है तो ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको इसका आरडीए मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। अब बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो है विच इज़ अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी में सेल्स में, हमारी बॉडी के बोन्स में और हमारी बॉडी के मसल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे हमने बात की थी कैल्शियम और फास्फोरस के अंदर, इस तरह से मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में 55 से 60 ग्राम के अमाउंट में मिल जाता है। मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी में करीबन 10 to 15% ऑफ टोटल मिनरल इनटेक का शेयर लेता है और मैग्नीशियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। इसका भी रोल कैल्शियम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम की तरह ये भी बोन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगेन बोन फॉर्मेशन इसका पहला फंक्शन है। इसके साथ ये सेल के स्ट्रक्चर में पोटेशियम के साथ बहुत हेल्प करता है सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। इसके साथ पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन भी करता है, एंजाइमेटिक रेगुलेशन भी करता है और डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस भी करता है। तो ये 3 और फंक्शन है जो पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की तरह करता है। यही चीज़ों की वजह से मैग्नीशियम की रोल हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। अब मैग्नीशियम के फूड सोर्स की बात करें तो ये हमें सभी फूड सोर्स से नहीं मिलता, ये हमें बहुत ही रेयर फूड सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि सीड्स, टी, कोका, कॉफ़ी, स्प्राउट्स, लिग्यूम्स, इन सारे फूड सोर्सेज से हमें मैग्नीशियम अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो ये सारे फूड सोर्सेज ऐसे है कि जो हम एज अ इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए ये सारे फूड सोर्सेज मैग्नीशियम की सफिशिएंसी के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थोड़े से अमाउंट में राइस में से, सीरियल में से और ग्रेन में से भी मिलता है, लेकिन वो बहुत ही पुअर अमाउंट होता है। तो स्पेशली आपको ऐसे रिच चीज़ें जो हमने बात की आगे की टॉपिक में, फेयर सोर्सेज और गुड सोर्सेज में, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोका, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, लिग्यूम्स, ऐसे सोर्सेज डेली इंटेक में लेने बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो इसका रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ इसका रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 230 to 260 मिलीग्राम पर डे का होता है। मतलब आपको इतना मैग्नीशियम फूड से या सप्लीमेंटेशन से लेना चाहिए। मैग्नीशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर है, मतलब इसकी वजह से कभी किसी को आज तक इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं हुए, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट और बहुत ही अच्छा मिनरल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आयरन। आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इन इंडिया, स्पेशली इन वुमेन एंड स्पेशली इन चाइल्ड। इसकी वजह से अनीमिया, इसकी वजह से लो हीमोग्लोबिन लेवल्स हर दूसरे नहीं तो तीसरे इंडियन के पास आपको मिल जाएंगे। तो यही चीज़ की वजह से आयरन हमारे लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है। तो आयरन के बारे में जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आयरन जो है इसकी अवेलेबिलिटी जनरली हमारे ब्लड सेल के अंदर होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी बॉडी में आपकी हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एज, आपकी जेंडर, आपकी हाइट, आपका वेट, इन सभी के हिसाब से मॉडिफाई होता है। ये अकेला ऐसा मिनरल है कि ये इतने सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। तो इसी की वजह से आयरन एक बहुत ही स्पेशल मिनरल है। आयरन के फंक्शन बहुत सिंपल है। आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे ब्लड वेसल, टिश्यू, वेन्स के थ्रू पहुंचाता है हर बॉडी पार्ट तक। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और ये हमारी बॉडी में सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विद्युत भार होता है और इसी के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसी के मैनेजमेंट के लिए हमारी बॉडी में आयरन यूजफुल होता है। तो ये 3 प्राइमरी और बहुत ही ज़रूरी फंक्शन के लिए आयरन हमारी बॉडी में यूज़ होता है। आयरन के फूड सोर्सेज अगर आपको जानने हैं तो सबसे सिंप्लीफाइड तरीका ये है कि जो थोड़े से रेड और रेडिश कलर के होते हैं वो जनरली आयरन की गुड सोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन के रिच सोर्सेज की, तो चिकन लिवर, मीट लिवर या कोई भी एनिमल ऑर्गन हमेशा आयरन का अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा सैल्मन जैसी रेड फिशेस वो भी
आयरन के अच्छे सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट्स, रेजिन्स, फिग मतलब अंजीर, ये भी आयरन के अच्छे सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में आयरन हमें सीरियल, लिग्यूम्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्पिनिच में से भी मिल जाता है। आयरन जो है वो हमारी बॉडी में इसके अलावा और काफ़ी चीज़ों से मिलता है, लेकिन थोड़े से पुअर अमाउंट में। ये सारे जो हमने बात की वो प्राइमरी और मोस्ट अबंडेंट सोर्सेज थे आयरन के। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से स्पेशली हमारी बॉडी में ब्लड कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। इसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल जो है वो भी कम हो जाते हैं, और इसी की वजह से स्पेशली प्रेग्नेंट महिला में, छोटे बच्चों में या +50 की एज वाले पर्सन्स में ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो जाती है। आयरन जो है वो स्पेशली अगर आप डेफिशिएंट है तो स्पेशली आपको 100 मिलीग्राम की सप्लीमेंटेशन डेली लेनी पड़ती है। आयरन के साथ 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड भी लेना बहुत ज़रूरी है, जो हम विटामिन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिकॉज फॉलिक एसिड के बगैर और विटामिन B12 के बगैर आयरन का कोई भी प्रकार का रोल अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब आयरन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको आयरन मिनरल की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आपको सप्लीमेंटेशन तो चालू करने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको फूड इंटेक से भी ये लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, इसमें से भी मैं आपको छांट के बताता हूँ कि भाई कौन से फूड सोर्सेस आयरन डेफिशिएंसी में बहुत अच्छे होते हैं। वो तो आयरन की सफिशिएंसी के लिए थे, लेकिन अगर एक्सट्रीम आयरन डेफिशिएंसी होती है तो कौन कौन से फूड सोर्सेस दिन भर में लेने चाहिए। पहला तो है आपको फ्रूट्स में सबसे पहले अनार मतलब पोमोग्रेनेट लेना चाहिए। पोमोग्रेनेट जूस इज अ वेरी रिच इन आयरन। सेकंड आपको जैगरी मतलब गुड़ जो होता है, तो शक्कर की जगह गुड़ चालू कर देना चाहिए, अपने पेशेंट को बोलना चाहिए। इसकी वजह से भी बहुत आपकी बॉडी में आयरन की सफिशिएंसी आनी चालू हो जाती है। इसके साथ स्पिनिच मतलब पालक की सब्जी आपको लेनी चाहिए। पालक भी आपको बहुत अच्छे अमाउंट में देती है आयरन का इंटेक। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एनिमल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर एंड किडनी, ऐसी चीज़ें जो एनिमल से हमें मिलती है तो वो भी हमें बहुत हेल्प करती है आयरन की सफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे सी फूड्स होते हैं जैसे कि प्रॉन्स है, जैसे कि रेड फिशेस आती है, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करती है आयरन की सफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो ये सभी फूड सोर्सेज जब भी आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है तो आपको लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका आयरन इंटेक आपके सप्लीमेंटेशन के साथ बना रहे।